This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. Ladies and gentlemen, we've had a range of really great winners and extremely well-deserved winners. But as we move forward, let me also now welcome our chief guest onto the stage, Mr. Nitin Gadkari, who also has extremely ambitious plans. His plans, 30 kilometers a day of highways is what he is talking about. If he can achieve that, it will quite literally change the face of India. Mr. Gadkari, if we could get you to say a few words. Today it's a great pleasure for me to see the very nice and beautiful cars. I am deliberately using the word beautiful because the technologies change, and the car which I am seeing now, it's really a very, very good quality of the cars. I am giving a lot of congratulations to you, particularly for your awards, and it is a great pleasure for the country that Make in India mission is to be successful because our Indian manufacturers, they are also making the cars of international standards. Once again, I am giving you all of you to best wishes from me. Thank you very much. नितिन जी, खास तौर से जो आपके जो प्लान्स थे 30 किलोमीटर्स पर डे, जो आपने शायद 2-3 महीने पहले मुझे कहा था और कहा था कि वो 100% होगा, क्या अभी भी आपको विश्वास है कि ये संभव है? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना है कि जो मैंने कहा वो हुआ है, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ। मैं आज पहली बार इस एक्सप्रेस हाईवे पे आया हूँ और हमारे देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे वो तैयार करने का अवसर मुझे मिला था, और वैसे ही अच्छा हाईवे आज मुझे देखने के लिए मिला। मैं जेपी ग्रुप को बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा और उनको धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, तो 2 साल ही नहीं, 1.5 साल में ही शायद हम लोग ये टारगेट पूरा कर सकेंगे और वो आपके सामने हम आएंगे। पर मैंने 2 साल इसलिए तय किया है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो नए नए तो आ रहे हैं, पर पुराने प्रोजेक्ट जो स्टक अप हुए थे फॉर वेरियस रीजंस, उसको भी अभी हमने क्लियर किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट मैं निश्चित रूप से पूरा कर सकूँगा। But massive investment will be required. I think the figures that you also were quoting are very high. मैं लोगों को ये समझाने में कम पड़ता हूँ कि मैं सरकारी बजट से ये काम करूँगा, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं है। मेरा बजट 40,000 करोड़ का और एक 10,000 करोड़ बढ़ेगा। मैंने जो बात की है वो पीपीपी मॉडल की है, और इस देश में पीपीपी मॉडल का पहला रोड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो मुंबई ठाणे भिवंडी बाईपास करके मुंबई नासिक रोड पर था, वो हुआ है। मेरा अभी टोल का इनकम NHAI में 10,000 करोड़ रुपए पर ईयर है, और अगले साल वो निश्चित रूप से 15-16 हज़ार करोड़ तक जा सकता है। और 15 साल के इनकम को मैंने किसी भी बैंक में सिक्योरिटाइज किया तो मुझे आराम से 1,70,000 करोड़ 80,000 करोड़ बैंक से मिल सकते हैं। दूसरा, हर प्रोजेक्ट हमारा पीपीपी मॉडल में है, तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आएगी तो वहाँ हमको वायबिलिटी गैप देनी पड़ेगी कुछ जगह पर ट्रैफिक डेंसिटी को देखते हुए हम लोग जो तय करते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस बैक इंटरेस्ट प्लस 18 to 20% प्रॉफिट मिलाकर उसका IRR निकालते हैं। हर साल 10% गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, तो उसके कारण हर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल है। केवल इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है जो थोड़ी ज़्यादा है इंडिया में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नज़दीक के समय में हम दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो इंटरेस्ट कॉस्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर के में लाने में सफल होंगे। अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, पर हेजिंग की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि 65 रुपीज़ पर डॉलर पर कैप डालो तो कोई मान नहीं रहे। पर ये अगर कोई ना कोई मार्ग इसमें निकल जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो और इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कम होगी तो रोड प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल होंगे। और वैसे ही अभी हम लोग इनलैंड वाटरवेज बना रहे हैं, और अगले बार आप जैसे ये आज की आपने कंपटीशन की है, वैसे मुझे लगता है कि आप अभी वाटरवेज के बारे में भी और ये करिए, क्योंकि कार से जाने में या रोड से जाने में अगर 1.5 रुपये खर्चा है
तो पानी पे जाने में 30 पैसा है, 1/5 ऑफ द कॉस्ट। तो हम लोग अभी ये यमुना का भी दिल्ली टू आगरा ऐसे 5 हमारे वाटरवेज बना रहे हैं और 101 हाईवेज को नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में मंजूरी देंगे। तो मुझे लगता है कि ये संभव है, मुझे इसमें कोई असंभव नहीं लगता। नितिन जी, तो शायद कुछ ही अगली बार शायद बोट ऑफ द ईयर भी हो सके। एक आपसे आखिरी सवाल ये है, जो सेफ्टी की जो बात है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, हमारा सपना है कि इस किस्म के एक्सप्रेसवे भारत भर में हो, पर सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपने कहा था मोटर व्हीकल्स एक्ट को आप देखेंगे जिससे शायद सेफ्टी पे ज़्यादा जोर दिया जा सके। देखिए, इसमें एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इंजीनियरिंग 4। मुझे लगता है कि चारों बातों पर हमने हमारा जो एक्ट है उसमें हमने चीज़ें लाई है। हमारे रोड इंजीनियरिंग की भी बहुत सी गलतियां हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस हिंदुस्तान में ऐसा है कि हमारे देश में, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, 30% ड्राइविंग लाइसेंसेस बोगस हैं। और इसमें से जितने लोग हैं उनको अगर मैं पूछूंगा कि आपने आरटीओ में जाके टेस्ट करके लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया, कहाँ से लिया, तो मुझे लगता है 15-20% भी लोग नहीं बता पाएंगे। तो अभी हमने इस सब सिस्टम को ई गवर्नेंस के साथ जोड़ा है। कंप्यूटरी टेस्ट लेगा, उसके बाद में परीक्षा सर्टिफिकेट देगा, और फिटनेस के लिए भी सभी जगह पर हमने यूके, अमेरिका, जर्मनी, जापान और सिंगापुर 5 राज्यों का अध्ययन करके जो एक्ट लाया है वो अगले पार्लियामेंट के सेशन में आएगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मैं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी प्रार्थना करूंगा कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों का मृत्यु हो जाता है, 2.5 से 3 लाख लोग हाथ पैर गंवा देते हैं, 55,000 करोड़ का हर साल का 2013 का नुकसान 55,000 करोड़ का है, विच कम्स टू 3% ऑफ द जीडीपी। और इतना बड़ा नुकसान होता है। ये एक्सीडेंट रोकने के लिए हमने निर्णय किया है, और अभी जो इकोनॉमी कार भी है उनमें भी वही सभी सेफ्टी मेजर्स लगेंगे। इसके बारे में भी हमने प्रोविज़न की है। हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं, और नया एक्ट के ऊपर 18,000 लोगों के सुझाव आए हैं। सबके सुझावों का विचार करके अगले पार्लियामेंट सेशन में वो पास होगा। तो इंटरेस्ट रेट्स तो कुछ हद तक कम हो गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी कम हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने कहना ठीक नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि हमको इलेक्ट्रिक बेस मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों, आपने मुझे बुलाया और मैं उनका मार्केट कम करने की बात करूँ तो नाराज़ हो जाएंगे। कार के बजाय हम लोग मेट्रो, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इनलैंड वाटरवेज, इसमें जाए, हम फ्यूल को बचाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बदले। मैं 22 तारीख को खोपोली में हिंदुस्तान का पहला बायोडीजल के पेट्रोल पंप का इनॉग्रेशन कर रहा हूँ। हमारी पूरी बस सर्विस जो है वो हम बायो फ्यूल पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें 95% ऑफ इमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का है। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिक, इस पर हम कन्वर्शन कर रहे हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मान्यता दे रहे हैं। और हमारे देश में आज ही प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट में चर्चा हुई, हमने बायोडीजल के बारे में, यूज़ करने के बारे में सबको परमिशन देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ये अल्टरनेटिव फ्यूल का है, और इसमें पेट्रोल और डीजल को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। और मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ कि आपके रिसर्च के द्वारा आप जल्दी बदल जाइए, नहीं तो ये टेक्नोलॉजी लेकर जो नए लोग आएंगे वो मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज करने के लिए वो काम की शुरुआत करिए, यही मैं उनसे अनुरोध करूँगा। नितिन जी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ लोग हैं वो यहीं हमारे साथ हैं। शायद 2-3 अगर उनको हम यहाँ बुला सकें और उनसे भी रिएक्शन ले जो आपने कहा था। कैन आई जस्ट इनवाइट मिस्टर आर.सी. Bhargav, चेयरमैन मारुति, वी हैव मिस्टर सुधीर राव, MD and chairman of Skoda is here with us as well, Mr. Kern, MD and CEO of Mercedes-Benz, and Pavan Goenka, President Automotive and Farm Equipment Mahindra. If we can just get you here to just get your reactions to what नितिन जी जैसे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं जिस शहर से हूँ, नागपुर से, वहाँ 100% इथेनॉल पर चलने वाली पहली बस 3 महीने सक्सेसफुली चली है। एयर कंडीशन बस बहुत अच्छी है, जो किसानों ने तैयार किया है, और अभी उसको हम परमिशन भी सब दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि फ्यूल और इंजीनियरिंग दोनों में भी मुझे लगता है कि बायो फ्यूल और ग्रीन फ्यूल, और जैसे स्वच्छ भारत है वैसे प्रदूषण मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। और इसमें इलेक्ट्रिक कार आती है तो और अच्छा है, और उसमें कुछ कठिनाई है मुझे मालूम है,
पर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कॉस्ट भी कम होगी।